इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब उस ओल्ड मैन की स्वॉर्ड एमसी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रिएक्ट कर रही थी। वह ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम अभी काफ़ी कमज़ोर हो। तभी वह उस स्वॉर्ड को एमसी के सामने रखते हुए कहता है कि यह स्वॉर्ड ही एकमात्र वह चीज़ है जो तुम्हारा बदला दिलवा सकती है। वह पर्सन कहता है, एल्डर, यह सब आपको नहीं करना चाहिए। वह ओल्ड मैन कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि इस ब्लैक बर्निंग स्वॉर्ड को उसका मास्टर मिल चुका है। मैं यह देख सकता हूँ कि अब इस बच्चे का भाग्य बदलने वाला है और अब इसकी नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। फिर वह एमसी से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन स्ट्रांग बनकर मुझे मारकर अपना बदला ज़रूर लोगे। और यह कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर एमसी बस उस स्वॉर्ड को ही देके जा रहा था और उस स्वॉर्ड को पकड़कर कहता है कि मैं बहुत जल्द स्ट्रांग बनूंगा और तुम लोगों के इसी स्वॉर्ड से हज़ारों टुकड़े करूंगा। फिर नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहां एमसी उसी स्वॉर्ड को पकड़कर ये सब बातें याद कर रहा था। तभी उसके पास एक बॉक्स से एक और स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिसे देखकर वह कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यूमिंग सेक्ट से निपटने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक नए मास्टर को ढूंढूंगा। क्या तुम अगले मास्टर से मिलने के लिए इतनी बेताब हो? एमसी की बातों से गुस्सा होकर वह स्वॉर्ड उस पर एक अटैक कर देती है, जिससे वह बच जाता है। फिर वह उस स्वॉर्ड से कहता है कि क्या तुम्हें अपने पुराने मास्टर से थोड़ा भी लगाव नहीं है जो इस तरह एक्ट कर रही हो? तभी वह स्वॉर्ड ज़ोर ज़ोर से रिएक्ट करने लगती है और एमसी को एक इशारा देती है। वह कहता है, क्या तुमने अपने नए मास्टर को ढूंढ लिया है? नेक्स्ट में उसी फॉरेस्ट में किसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लोग कहते हैं, क्या अब तुम और नहीं भागोगी? वह लड़की कहती है, मैं जीसी एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। क्या तुम्हें उसका बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर उन्हें इस बारे में जब पता चलेगा तो वे तुम्हें मार भी सकते हैं? उनमें से एक पर्सन कहता है, जब तक हमारे पास पैसा है तब तक कोई नहीं है जो हमें मार सके। यह कहकर वह उस पर अटैक करने ही वाला था। तभी हमारा एमसी वहाँ आते हुए कहता है कि आजकल लोग कितने लालची हो चुके हैं, यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स भी लोगों को लूट रहे हैं। वह पर्सन कहता है, तुम कौन हो? तुम तो सिर्फ एक मॉर्टल हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। एमसी कहता है, मैं आप लोगों की गंदगी में शामिल तो नहीं होना चाहता, लेकिन यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। वह पर्सन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? एमसी कहता है, रॉबरी और मर्डर को पेट्रोल कैंप हैंडल करता है, लेकिन वह सिर्फ मॉर्टल के साथ ही संबंधित है। ऐसा लगता है कि जिनवे ही सिर्फ अमीरों को ही डरा सकता है। तभी अचानक से वह पर्सन एमसी पर अटैक करते हुए कहता है कि कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में यह सब कहने की? तभी एमसी उस पर अटैक करके उसके एक हाथ को ही काट देता है। एमसी की स्वॉर्ड को देखकर वह पर्सन कहता है, क्या तुम वही स्वॉर्ड मास्टर हो जो गलत काम करने वाली कल्टीवेटर्स को पनिश करता है? एमसी कहता है, यह काम मेरे बहुत से प्रोफेशन में से एक है। वह पर्सन कहता है, लॉ के अनुसार भले ही तुम कोई भी हो, लेकिन तुम्हारे पास यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि तुम बिना किसी जजमेंट के कल्टीवेटर्स को मारते फिरो। एमसी कहता है, लगता है कि तुम कानून को अच्छी तरह जानते हो, तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं तुम जैसे लोगों को जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं उन्हें कभी जीवित नहीं छोड़ता। और यह कहकर एमसी उस पर्सन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर उसे बाकी साथी भी घबरा जाते हैं। एमसी उनसे कहता है कि जैसा कि तुम लोगों ने देख ही लिया कि उस पर्सन ने पहले मुझ पर अटैक किया था, इसलिए मैंने उसे मारा और अब तुम लोगों की बारी है। वो लोग डरते हुए कहते हैं कि तुम पर अटैक तो सिर्फ हमारे बॉस ने किया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें छोड़ दो। परंतु एमसी उनकी एक भी बात नहीं सुनता और एक एक करके सभी को मारते हुए कहता है, क्योंकि तुम लोग भी उसी के सहयोगी हो, इसलिए तुम भी मरना डिजर्व करते हो। वह लड़की एमसी को देखकर सोचती है, क्या यही वह स्वॉर्ड मास्टर है जो कल्टीवेटर्स और डीमंस को मारता है? एमसी उन लोगों के कपड़ों को चेक करते हुए कहता है, क्या आजकल कल्टीवेटर्स भी इतने गरीब हो गए हैं कि उनके पास सिर्फ कुछ ही सिल्वर टेल्स हैं? फिर वह लड़की से कहता है कि तुमने मुझे इन कल्टीवेटर्स को मारते हुए देखा है? वह लड़की कहती है, हाँ तो? एमसी कहता है, तो अब तुम्हें मुझे 500 सिल्वर टेल्स देने होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और यह सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह लड़की कहती है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और अपना मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एमसी कहता है, हे लड़की, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं है। वह तुम हो जिसे मुझे 500 सिल्वर टेल्स देने हैं, ताकि मैं तुम पर भरोसा कर सकूँ कि तुम इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताओगी। वह लड़की कहती है, क्या ऐसा है? लेकिन मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगी।
एमसी कहता है ओ लड़की, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। वह लड़की कहती है मुझे जाने दो, मैं अपनी जीसी अकेडमी पहुंचकर तुम्हें 500 सिल्वर टेल्स दे दूंगी। एमसी कहता है क्या होगा अगर तुम्हें फिर से किसी ने लूट लिया, तो मेरे तो 500 सिल्वर टेल्स चले जाएंगे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी अकेडमी आऊँगा और वहाँ से अपने पैसों को ले लूँगा। वह लड़की कहती है लेकिन तुम मुझे इस तरह बांधकर क्यों ले जा रहे हो। एमसी कहता है मैं तो बस तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। वह लड़की कहती है नहीं, मुझे अभी खोलो, मैं इस तरह नहीं चल सकती। नेक्स्ट हमें डेकिंग इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ एमसी एक लड़की से बात कर रहा था कि अगली बार तुम नहाते समय मुझे बात करने मत बुलाना। वह लड़की कहती है क्यों, क्या तुम्हें मेरे पास होने से ऑकवर्ड फील होता है। जब हम बच्चे थे तब एक साथ नहाते थे। फिर हमें बताया जाता है कि यह लड़की इस पैलेस की प्रिंसेस है। एमसी कहता है प्रिंसेस, क्या आप अभी भी मुझे एक बच्चा ही समझती हो। प्रिंसेस कहती है मुझे तुम्हारे इस तरह के चेहरे को देखना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम सिर्फ देख सकते हो, उसे खा नहीं सकते हो। ठीक है, अब और तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। क्या सब कुछ हमारे प्लान्स के हिसाब से चल रहा है। एमसी कहता है सब कुछ हमारे प्लान्स के मुताबिक ही चल रहा है और मैं 10 दिनों के भीतर ही उस लड़की को जीसी अकेडमी पहुंचा दूंगा। प्रिंसेस वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है, तो फिर तुम ऐसा ही करो। नेक्स्ट हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत से सोल्जर आए थे। फिर प्रिंसेस उन लोगों से कहती है कि शांति को बनाए रखने के लिए अब हमारे प्लान्स को शुरू करने का समय आ गया है। वे सोल्जर्स भी कहते हैं कि हम वही करेंगे जैसा कि आपने प्लान बनाया है। फिर प्रिंसेस सोचती है कि अब इस डेकिंग डायनेस्टी में बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें एक अलग जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक पर्सन एक ट्रेजर की मदद से एक मास्कमैन से बात कर रहा था। वह मास्कमैन उस पर्सन से कहता है क्या तुम भी उस लड़की को मार नहीं सकते, क्या जीसी अकेडमी का सेकंड एल्डर इतना बेकार है। वह एल्डर कहता है मुझे वास्तव में नहीं पता था कि उस सायो जियांग को एक कल्टीवेटर ने बचाया था। मैंने जिन प्रोफाउंड स्टेज के कल्टीवेटर्स को उसे मारने भेजा था वो भी मारे जा चुके हैं। वह मास्कमैन गुस्सा होते हुए कहता है अगर प्रोफाउंड स्टेज के कल्टीवेटर्स काम नहीं कर सकते तो फिर उनसे भी हाई स्टेज के कल्टीवेटर्स को भेजो। क्या मुझे तुम्हें यह सब बताने की ज़रूरत है। वह एल्डर कहता है लेकिन मैं सिर्फ एल्डर हूँ, मेरे पास उन्हें ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। वह मास्कमैन कहता है अगर तुम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते हो तो फिर डीमंस को ऑर्डर दो। यह मत भूलो कि मुझे यह सब पता है कि इतने सालों से तुम सीक्रेटली डीमंस को सपोर्ट कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर वह एल्डर भी घबरा जाता है और उससे कहता है कि आपको आपकी कीमत को बढ़ाना होगा ताकि मास्टर तुम्हारे इस गंदे कामों को बर्दाश्त कर सकें। वह मास्कमैन कहता है ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट हमें एक होटल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी रात को रुकने के लिए एक कमरा लेता है। वहाँ पर एक सर्वेंट उस लड़की को लाद कर ला रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कंबल के भीतर वह लड़की है। वह एमसी से कहता है कि सर, मैं आपके इस सामान को कहाँ पर रखूँ। एमसी कहता है इसे उस बेड पर रख दो। वह सर्वेंट उसे बेड पर रखते हुए कहता है कि सर, आपका यह सामान काफ़ी भारी है, लगता है आप इसमें किसी खजाने को ले जा रहे हैं। एमसी उसे एक सिक्का देते हुए कहता है कि हाँ, मैं एक चोर हूँ और इसमें एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। वह सर्वेंट हंसते हुए कहता है कि सर, आप अच्छा मजाक करते हैं। फिर वह सर्वेंट वहाँ से जाते हुए कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर वह जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो सीरियस हो जाता है और वहीं पर खड़े हुए 2 लोगों को कुछ बताने लगता है, जिसे छुपकर एमसी भी सुन रहा था। फिर वह उस लड़की सायो से कहता है अब तुम बाहर आ सकती हो। सायो बाहर निकलते हुए कहती है कि यह सब क्या बकवास है, हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही कमरा क्यों लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। एमसी कहता है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। वह लड़की कहती है तो क्या मैं यहाँ अकेली रहने वाली हूँ। एमसी उस सॉर्ड वाले बॉक्स को उसके पास रखते हुए कहता है कि तुम अकेली नहीं बल्कि इसके साथ रहोगी। वह लड़की कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। एमसी कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस बॉक्स में एक बिगड़ैल चीज़ है जिसे तुम जैसी जवान लड़कियों का शिकार करना पसंद है। फिर एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है कि इस पर नज़र रखना, कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए। वह लड़की डरते हुए कहती है कि लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। एमसी कहता है मैं बाहर कुछ शराब पीने जा रहा हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वह लड़की उसे रुकने को कहती है, लेकिन वह बिना सुने ही चला जाता है। फिर वह उस बॉक्स को देखती है और कहती है कि उसने कहा था कि इसके अंदर एक बिगड़ैल चीज़ है, क्या यह सच है। नेक्स्ट हम एमसी को दिखाते हैं, जो उस होटल से बाहर आ चुका था और 3 बंदे उसका बाहर इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है कि इस पर्सन के पास जो स्वॉर्ड है वह कोई मामूली वेपन नहीं है, बहुत से प्रोफाउंड स्टेज के कल्टीवेटर्स उस स्वॉर्ड से मारे जा चुके हैं। फिर वह एमसी के पीछे जाते हुए उन दोनों बंदों से कहती है कि आधी रात के बाद तुम उस लड़की को संभाल लेना और मैं इस पर्सन से निपट लूँगी। नेक्स्ट हमें आधी रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बंदे उस लड़की के कमरे में आ चुके थे और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एक पर्सन एक ईमेल स्माइल करते हुए उस लड़की को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उस बॉक्स में वह स्वॉर्ड हलचल करने लगती है और फिर एक खतरनाक एनर्जी प्रेशर के साथ वह स्वॉर्ड बाहर निकल आती है।
जिसके प्रेशर के कारण वो दोनों भी पीछे हट जाते हैं। सायो जागते हुए कहती है, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? और जब वह सामने देखती है तो वह बॉक्स ओपन हो चुका था और अपने सामने आधी रात को 2 लोगों को देखकर वह कहती है कि तुम क्या वही बिगड़ैल लोग हो जो इस बॉक्स से बाहर आए हो? उनमें से एक बंदा कहता है, क्या बिगड़ैल? बेवकूफ़ लड़की, हम डीमंस हैं। फिर वह बंदा अपना मास्क उतारते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यह ट्रेजर स्वॉर्ड है तो हम भी प्रोफाउंड स्टेज के डीमंस हैं। फिर वह अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है जो कि वॉल्फ डीमन होते हैं। फिर वे दोनों उस लड़की पर अटैक कर देते हैं।